दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार प्रजापति सर, जो कि अभी प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन के, और उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम किया है। उनके पास एक लंबा अनुभव है और टीजीटी होकर के फिर वो कैसे प्रोफेसर बने, केवी के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, ये सारी कहानी हम जानेंगे सर की जुबानी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और केंद्रीय विद्यालय संगठन आपने कब ज्वाइन किया, सबके बारे में संक्षेप में बात करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर संजय कुमार प्रजापति हम्म, बनारस का रहने वाला हूं और हम्म, बनारस से ही मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। बनारस से ही हमारा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो कि हम्म, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। वहीं हम्म, से मैंने अपना बीपीएड 2008 में कंप्लीट किया। हम्म। मास्टर डिग्री 2009 2011 में। देन मैंने पीएचडी वहां से 2015 में कंप्लीट किया। अच्छा। उसी के दौरान पीएचडी के दौरान ही 2014 में मेरा केंद्रीय विद्यालय आसाम तेजपुर यूनिवर्सिटी में एज टीजीटी पीएनडएचई के रूप में हम्म, जॉब लग गया था। हम्म, वहां पे मैंने 2014 में ज्वाइन किया। हम्म, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद 4 साल मैंने वहां पे काम किया हम्म, स्पोर्ट्स टीचर के रूप में। हम्म, 4 साल काम करने के बाद चूंकि मेरे पीएचडी कंप्लीट हो गई थी और मैं जगह जगह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता था हम्म, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए। हम्म, तो 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया हम्म, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम का। हम्म, वहाँ इंटरव्यू देने के बाद मेरा हो गया। 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे। हम्म। 2018 से लेके अभी तक मैं इसी कॉलेज में कार्यरत हूँ। सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, और एक प्रेरणा है कि कैसे आपने असम में रहते हुए अपनी संभावनाओं को विस्तार दिया। आज हम बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया। फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू में अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय की। विद्यालय में क्या पूछा गया, तो वहाँ पे बेसिकली जब मैंने एंटर किया हम्म, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चंस आए मेरे कुछ बायोमैकेनिक्स से क्वेश्चन। अच्छा। बायोमैकेनिक्स से क्वेश्चन थे कि हम्म, जैसे उसमें एंगल ऑफ पुल क्या है, हम्म, ठीक है, और टॉर्क क्या है, हम्म, आपके और फोर्स क्या हैं, ये हम्म, सारी चीजें बायोमैकेनिक्स से क्वेश्चन थी। उसके हम्म, बाद सीधे गेम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे कि मैं बेसिकली हॉकी का हूँ, तो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन थे अच्छा। कि स्कूल्स में जैसे हॉकी के लिए इतना बड़ा ग्राउंड तो होता नहीं है, हाँ। तो आप वहाँ हॉकी को कैसे प्रमोट करेंगे। हम्म, या हॉकी अगर बच्चे खेलने जाते हैं तो वो हम्म, आपस में लड़ाई कर लेते हैं क्योंकि उनके उनके पास स्टिक्स होती हैं। अगर हम्म, बीच में बच्चों की लड़ाई हो गई कभी कभी, तो आप हम्म, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, कैसे हम्म, सॉल्व करेंगे। हम्म, ये सारी क्वेश्चंस थे हॉकी से। उसके बाद मेरे पीएचडी से क्वेश्चन थे। अच्छा। पीएचडी का टॉपिक क्या है, आपने पीएचडी कहाँ से की, कैसे की, ये सारी हम्म, चीजें, ये सारे क्वेश्चंस थे अच्छा। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू। तो आपके पीएचडी का टॉपिक क्या था? मेरी पीएचडी का टॉपिक था प्रेडिक्टिंग एक्सेलेंस इन जूनियर एंड सब जूनियर elite field hockey player on the basis of selected anthropometric and physiological variable। ठीक है। बेसिकली जो है हम्म। टॉपिक का मतलब कि हम बच्चों के करंट परफॉर्मेंस के बेस पे उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करें। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपका हॉकी था, तो किसी का एथलेटिक्स होगा, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का क्रिकेट होगा, तो अलग अलग सेक्टर उनके स्पेशलाइजेशन होंगे। तो उनसे क्या पूछा जा सकता है? क्या स्पेशलाइजेशन से पूछे जाएंगे या फिर जनरल बीपीएड से क्वेश्चन ही पूछेंगे? कोई जरूरी नहीं कि स्पेशलाइजेशन से ही पूछे जाएं, हाँ। क्योंकि जब हम बात करते हैं बीपीएड की, तो हम्म, बीपीएड में एक गेम नहीं होता, उसमें हमको बहुत सारे गेम्स सिखाए जाते हैं। हाँ। कम से कम 10 या 12 गेम सिखाए जाते हैं, तो उन हम्म, सारे गेम से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम्म, आपका एक स्पेशलाइजेशन होता है जो कि हम्म, वो किसी भी गेम में हो सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो गेम्स है, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा अच्छा। नहीं कि अगर मेरा हॉकी है तो सिर्फ
हॉकी से ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि मुझे खो खो को भी एक्सप्लेन करना पड़े, कबड्डी को भी एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सारे गेम्स को एक ही टीचर सिखाता है, हर गेम बिल्कुल के लिए अलग अलग टीचर नहीं होते। बिल्कुल वही कह रहा था मैं कि केंद्रीय जी विद्यालय संगठन में फिजिकल एजुकेशन टीचर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जी क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को हैंडल करता है और उनको गेम खेलने सिखाता है। तो जो गेम केंद्रीय विद्यालय संगठन में चलते हैं उनको अच्छे से जान लेना चाहिए। तो सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप, कौन कौन से गेम को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? केंद्रीय विद्यालय में जैसे हम केंद्रीय विद्यालय में बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तो हम्म। उन बच्चों को फोकस करके हमको गेम डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म। जैसे बहुत से केंद्रीय विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्राउंड भी फैसिलिटी भी नहीं है, छोटे छोटे ग्राउंड है। तो हम्म। अगर उन सब ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम हम्म। जो हमारे इंडिजीनियस गेम है, जिसमें हमको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम ऐसे गेम को अगर प्रमोट करें, हम्म। जैसे कबड्डी की बात करें, हम्म। आपको कबड्डी में किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। खो खो की बात कर लीजिए, वहां भी आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, छोटा सा ग्राउंड चाहिए आपको। हम्म। है? तो इस ये सारे गेम में हम बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आपकी जितनी मोटर कंपोनेंट डेवलप होती हैं या फिर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, इन गेम के थ्रू हम उसको बच्चों के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों के अंदर बढ़ा सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स को। तो हम्म। हम ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जो अपने इंडिजिनियस गेम्स हैं, या फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, हैंडबॉल हो गया, इन सारे चीज को हम छोटे स्तर पे स्टार्ट कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में होता भी है, बहुत बहुत से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में होता है ये सारे गेम, बट हम्म। जहाँ नहीं होता हम वहाँ पे छोटे छोटे स्तर पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते सर इस बार इंटरव्यू के साथ साथ डेमो है, तो डेमो में क्या पूछा जा सकता है फिजिकल एजुकेशन टीचर से? हैं। डेमो फिजिकल एजुकेशन टीचर से जैसे हो, आप उनसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपके पास एक जैसे मास ग्रुप मिल जाए, बहुत हम्म। सारे बच्चे आपके पास हैं, हम्म। मान लीजिए एक स्कूल में 1,000 बच्चे हैं, हम्म। तो आपको मॉर्निंग असेंबली कराने के लिए दे दिया जाए हम्म। और आपको ये बोल दिया जाए कि आप 10 मिनट की एक्टिविटी कराइए, तो हम्म। आप 1,000 बच्चों को कैसे हैंडल करें, हम्म। उनको कैसे कौन सी एक्टिविटी कराएंगे जिससे कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन भी रहे और वो सारी एक्टिविटी करें भी। हम्म। या फिर ग्राउंड पे जैसे आते हैं, ग्राउंड पे हम्म। रेसेस में बहुत सारे बच्चे एक साथ बाहर निकल जाते हैं, हम्म। तो उन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। हम्म। या क्लास आती है आपके पास पास एक क्लास आती है, दूसरी क्लास का अरेंजमेंट लग जाता है, वो भी आपके खेल में ही आ जाते हैं, हम्म। तो उन सारे बच्चों को एक साथ आप कौन से गेम में इन्वॉल्व करेंगे कि सारे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहे और हम्म। वो अच्छे से गेम को खेल भी पाए। मतलब ये है कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से इंटरव्यू में थियोरेटिकल पार्ट से कम और उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। जी, मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हाँ। इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे हाँ। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हाँ। हमारे सब्जेक्ट का, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम्म। उसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे। हम्म। आपके प्रॉपर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस बार डेमोस्ट्रेशन भी इंक्लूडेड है। सो डेमोस्ट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कैसे डेमो करेंगे। हो सकता है कि आपको 1-2 मिनट का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए भी बोला जाए। किस चीज़ का? हो सकता है उसमें आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस का, या अच्छा। एरोबिक्स के 1 मिनट का डेमोस्ट्रेशन, या फिर योगा का 1 मिनट का डेमोस्ट्रेशन, इस तरह के डेमोस्ट्रेशन भी कराए जा सकते हैं। आजकल जुम्बा चला हुआ है तो उसका भी हो सकता है क्या? जुम्बा भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पे वो भी कराया जा सकता है, लेकिन हाँ। उसके लिए अगर हमारे विद्यालय में स्पेस है या ऐसी हाँ। फैसिलिटी है, तो वो भी कराया जा सकता है। ओके। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे किसी ने बताया कि हाँ हमने जुम्बा की भी ट्रेनिंग ली है, तो हो हम्म। सकता है उसका भी डेमोस्ट्रेशन के लिए वो लोग पूछ सके। सर एक बात पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि बायोमैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये जी, थियोरेटिकल पार्ट हो गया। कुछ और ऐसे थियोरेटिकल पार्ट जिससे क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर आपको याद आ थियोरेटिकल रहा होगा पार्ट है। अपने क्वेश्चंस? जी जी, हमारे जो बीपीएड में सब्जेक्ट हैं, आपको बायोमैकेनिक्स भी है, साइकोलॉजी है, हम्म। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन है, हम्म। एनाटॉमी है, हम्म। ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इन हम्म। सारे सब्जेक्ट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो हम्म। स्पोर्ट्स में
खेलने के बाद जो डेवलपमेंट होते हैं, हम्म। है ना, जैसे कि अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो हम्म। उसमें हमारा हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें भी एक स्पोर्ट्स जो कराता है उसको इन सारी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये हम्म। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बीपीएड में सिखाया जाता है। हम्म। तो इन सारे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू में। तो क्या बीपीएड लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे या एमपीएड, या अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे? नहीं, क्वेश्चन तो जनरली बीपीएड लेवल के ही रहेंगे, बट हम्म। अगर किसी ने पीएचडी कर रखा है या मास्टर्स कर रखा है तो उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि हाँ आपने कहाँ से किया है, या फिर उसका क्या स्कोप है, हम्म। पीएचडी करने के बाद आप केवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हम्म। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पीएचडी वालों के साथ बार बार आता है कि आप तो उच्च शिक्षित हैं, मतलब आपने पीएचडी कर रखी है, आप हो सकता है कल जाकर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो आप छोड़ देंगे केवी को, तो फिर हम आपको क्यों लें संगठन में? ऐसे व्यक्ति को क्यों ना लें जिसको नीड है और जो संगठन के साथ रहेगा? तो उसमें क्या जवाब देना चाहिए अगर ऐसा आपके साथ हुआ था? जी, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा गया था, बट मेरा तो जवाब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ। क्योंकि पीएचडी कर रखी तो जाहिर सी बात है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हम ऊंचे स्तर तक जाएं। हाँ। लेकिन अभी जो हमारा इनिशियल लेवल है, क्योंकि हाँ। हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जॉब की सबको जरूरत है, हम्म। इनिशियल लेवल है, हम केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने आए, अगर हमारा हो गया तो हम डेफिनेटली हम ज्वाइन करेंगे हम्म। और पूरे लगन से हम केंद्रीय विद्यालय में काम करेंगे। हम्म। लेकिन जब अगर फ्यूचर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कहीं हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा वहां जाने के लिए। अच्छा, मतलब जो आंसर आपको देना है ऑनेस्टली देना है, ये नहीं कि नहीं मैं यहीं पे रह जाऊंगा ऐसे। जी बिल्कुल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप आप वहां तो छोड़ नहीं देंगे रहेंगे, उसको। आप जाएंगे ही बिल्कुल। जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कुछ लोगों के एथलेटिक्स होता है, दौड़ होता है, मतलब जी जिसमें तो उसमें क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे कि बच्चों को कैसे दौड़ना सिखाएंगे, या फिर जो फील्ड की जो चौड़ाई और लंबाई होती है सभी पूछा जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आपके ग्राउंड के मेजरमेंट पूछ सकते हैं, हम्म। या फिर जैसे आप एथलेटिक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो हम्म। इवेंट के बारे में पूछ सकते हैं, आपका पार्टिसिपेशन किस लेवल तक है इसके बारे में पूछ सकते हैं। या हम्म। फिर वो ये भी कह सकते हैं, हाँ आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। हम्म। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी इवेंट के हैं, 400 मीटर के इवेंट के हैं, हम्म। तो आप हाँ। 400 मीटर के इवेंट के लिए बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। हम्म। क्योंकि दौड़ना बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि आप उनको हम्म। बस दौड़ाते रहिए, सही उनको बात किसी है। ना किसी गेम में, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो 400 मीटर के इवेंट में पार्टिसिपेट करें या उसमें भाग लें। हम्म। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है बार बार जेहन में कि फुटबॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में, जहाँ पे आप अभी हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप रह के आए हैं, वहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रिय है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आप हॉकी से थे, आपसे ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि आप हॉकी से थे और फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में, उसके लिए क्या किया जा सकता है? अब जैसे अभी आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट और केरला, ये दो हाँ। जगह के बच्चे फुटबॉल में बहुत इंटरेस्टेड हैं, हम्म। बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो हम्म। मैं नॉर्थ ईस्ट में भी रह चुका हूँ और अभी केरला में हूँ। इन हम्म। दोनों जगह पे मैंने देखा है कि गली गली में आप यहाँ से जाएंगे, छोटे छोटे मैदान हैं हम्म। फुटबॉल के, अच्छा। हर जगह पे, और बच्चे शाम को आपको वहाँ खेलते देखेंगे। अच्छा। मतलब हर गली में, हर जगह पे, कहीं रोड हाँ। की साइड में ग्राउंड बना हुआ है, तो हर हम्म। जगह पे बच्चे आपको फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। कोई हम्म। आपको हॉकी खेलता नहीं दिखेगा, हम्म। कुछ कहीं एक दो कोर्ट वॉलीबॉल के मिल जाएंगे। हम्म। हाँ, तो इसी तरह से हमको मीन्स हमको कम्युनिटी लेवल पे स्टार्ट करना है। कम्युनिटी लेवल का मतलब ये है कि अगर केंद्रीय विद्यालय में मान लीजिए स्पोर्ट्स टीचर है, तो हम्म। स्पोर्ट्स टीचर के अंदर भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर वो शाम को फ्री है तो हो हम्म। सकता है वो जहाँ पे वो रहता है, हम्म। जहाँ पे वो शाम को अपने घर पे रहते हैं, उस हम्म। घर के आसपास भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वहाँ एक कम्युनिटी होगी। सो कोशिश करें कि उस कम्युनिटी को कोचिंग देने के लिए, वो अच्छा। पर्सनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे कोचिंग होगी, वो कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है। तो बिल्कुल। जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे ना किसी भी गेम में, छोटे हम्म। छोटे स्तर पे इन्वॉल्व करेंगे, ग्रास रूट पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्पोर्ट्स जाके आगे बढ़े। तो इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं किसी भी गेम।
मेरा क्वेश्चन ये है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ को छोड़ के, नॉर्थ इंडिया वगैरह में, तो वहाँ पर कैसे फुटबॉल को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तो केवल क्रिकेट ही चलता है बाकी नॉर्थ इंडिया में। उस पे क्या आपका मत है? फुटबॉल को बढ़ाने के लिए अब जैसे अपने नॉर्थ साइड में आप पहले तो सबसे पहले कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करिए। हम्म। इवेंट ऑर्गेनाइज करने करने के बाद वहाँ के बच्चे आएंगे देखने के लिए, हम्म। मोटिवेट होंगे। फिर जगह जगह पे आप कोचिंग सेशन स्टार्ट करिए, हम्म। कोचेस को डेप्यूट करिए, एक हम्म। एक महीने के वर्कशॉप चलाइए, जिसमें हम्म। बच्चों को आप मतलब बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो पार्टिसिपेट करें, हम्म। वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें या फिर ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व हों। तो हम्म। उससे बच्चे मोटिवेट होंगे और उनके अंदर एक इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ हम इस खेल को खेलें, हम्म। कोशिश करें इसको खेलने की। तो उससे मोटिवेट होके बच्चे आएंगे और इसी तरह से हम बढ़ा सकते हैं, लाइक प्रमोट कर सकते हैं। केवीएस में सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में चाहे मॉर्निंग असेंबली हो, चाहे डिसिप्लिन का मामला हो, चाहे बच्चों को मोबिलाइज करना हो, फिजिकल एजुकेशन के टीचर की जिम्मेदारी काफ़ी हो जाती है। अगर जी डिसिप्लिन की बिल्कुल। बात करें तो इन सब चीज़ों पर जो कैंडिडेट अभी जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उस पर थोड़ा सा आप विचार करिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है मॉर्निंग असेंबली को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, और और भी जो आपको लग रहा है कि आपके अनुभव से, केवीएस के अनुभव से लग रहा है, वो आप बताइए। जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग असेंबली, सो मॉर्निंग असेंबली की पूरी जिम्मेदारी तो एक तरह से केवीएस में जो अपने शारीरिक शिक्षा के टीचर हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। हम्म। क्योंकि बच्चों को लाइन अप कराना, बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करना असेंबली के दौरान, वो सारा फिजिकल एजुकेशन टीचर ही कराता है। हम्म। उसके लिए हमें जो हमारा कमांड है हम्म। शारीरिक शिक्षा का, जो भी बच्चों को हम कमांड देते हैं उनको लाइन अप होने के लिए, वो सारे कमांड बहुत अच्छे स्तर के होने चाहिए। हम्म। बहुत प्रॉपर वे में हमको कमांड देना है। हम्म। क्योंकि आज केवीएस के बच्चे ऐसे नहीं कि आप उनको जाके उनका हाथ पकड़ के आप लाइन अप करा दें। हम्म। वो पॉसिबल नहीं है। तो हम्म। आपको जो शारीरिक शिक्षा का टीचर, उसकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो हमको अपने कमांड पे ध्यान देना है एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। हम्म। दूसरी बात यह है कि हमको एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सारे बच्चे के ऊपर फोकस रखना है कि हाँ सारे बच्चे अपने हैं। हम्म। अगर हम जैसे कोई एक्टिविटी कराते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग असेंबली में अगर हम एक्टिविटी कराते हैं योगा की, हम्म। तो हम ऐसे रोटेट करें कि हाँ आज 10 बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो दूसरे दिन मीन्स दूसरे 10 बच्चे इन्वॉल्व। ये नहीं कि हम उन्हीं 10 बच्चों को रेगुलरली हम कराते जा रहे हैं। अच्छा। सो इस तरह से हम पूरे स्कूल पे फोकस करते हैं, पूरे स्कूल को प्रमोट कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में। हम्म। और तो बेसिकली मॉर्निंग असेंबली में हमको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, कुछ हम्म। सेशन एरोबिक्स के हो गए। और हम्म। अगर जैसा आपने बताया कि जुम्बा के बारे में अगर नॉलेज है तो हम्म। जुम्बा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग सेशन में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की एक्टिविटी हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हो। तो हम हम्म। बच्चों की फिटनेस पे भी को प्रमोट कर सकते हैं इसके थ्रू। सर ये बताइए कि जैसे अगर किसी का योगा नहीं है तो वो योगा कैसे करवाएगा? योगा टीचर तो मान लीजिए जहाँ पर, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्कूल पे कि योगा टीचर वो रखते हैं कि नहीं। अगर किसी का योगा नहीं है तो योगा कैसे करवाए? जी पहली बात तो अभी हर स्कूल में योगा टीचर अपॉइंट होते हैं, हर अच्छा। स्कूल में योगा टीचर रख रहे हैं। अगर बाई चांस योगा टीचर नहीं है तो हम्म। फिजिकल एजुकेशन टीचर सक्षम है, जो सिंपल आसनास हैं या फिर सिंपल प्राणायाम है वो हम्म। फिजिकल एजुकेशन टीचर करा सकते हैं। यही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या फिजिकल एजुकेशन के टीचर से आसन प्राणायाम भी पूछे जा सकते हैं? हाँ, आसन प्राणायाम जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का। योगा भी फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है और वो भी बीपीएड में पढ़ाया जाता है। तो ठीक। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हम्म। सिंपल आसन और योगा वो करा सकते हैं स्कूल में, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो घूम फिर कर बात यही आती है कि डेमो के लिए जो कुछ जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं वो थोड़ा आप सजेस्ट कर देते तो बेहतर होता हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। चुनिंदा टॉपिक्स जैसे कि बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी है। हम्म। हाँ, उसमें यह है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, सबसे पहले गेम हम्म। स्पेशलाइजेशन, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। हम्म। और दूसरी दूसरी चीजें हैं, एक दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। हो सकता है वो पूछे कि आप
बेसिकली कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है। अगर किसी ने बोला हाँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं, जैसे अगर टीचिंग सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो उससे तो कहा दिया जाएगा कि आप ये चैप्टर पढ़ाइए जी। या फिर अपने मन से कोई चैप्टर पढ़ाइए। पीएचई में क्या है, क्या वो कहेंगे या फिर अपने मन से क्या करने के लिए कहेंगे कि डेमो करिए, क्योंकि डेमो का नंबर अलग है और इंटरव्यू का नंबर अलग है। पीएचई में एक्चुअली क्या है कि जब डेमोस्ट्रेशन की, टीचिंग डेमोस्ट्रेशन की बात आती है, तो हाँ। पीएचई में जो टीजीटी है, हाँ। टीजीटी क्लास 10 तक ही पढ़ाता है, और 10th में अभी जो कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आ गया है, हाँ। तो हो सकता है कि वो टीचिंग डेमोस्ट्रेशन के लिए भी बोलें। और टीचिंग डेमोस्ट्रेशन की बात जब आती है, तो उसमें हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी, फर्स्ट एड, ये सारी चीजें आती हैं। तो ओके। उसमें वो आपको कोई भी एक टॉपिक दे सकते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन करने के लिए कह सकते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए। हम्म। क्योंकि अभी जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आपके 9 में भी है, 10th में भी है, तो वो आपको पढ़ाने के लिए कह सकते समझ गया, मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ करके आपको जाना है कि हो सकता है कि एनाटॉमी कह दिया गया। हैं। जी। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन के टीचर की जरूरी नहीं है कि उनका मतलब ड्राइंग भी अच्छा हो, तो एनाटॉमी में अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या वो उस तरह से स्केचेस खींचने पड़ेंगे या फिर ऐसे वो बता सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं, हर किसी की ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हाँ। वो ऐसे बता सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत तो उनको पता ही होगा, थोड़ी हाँ। ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली बोल सकते हैं। अच्छा। ड्राइंग में जैसे अब उनको हार्ट का शेप, हाँ। हार्ट अगर टॉपिक मिली है हार्ट उनको पढ़ाने की, तो हार्ट का हाँ। एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के उनको बता सकते हैं, हम्म। एक्सप्लेन कर सकते हैं एटलीस्ट। या मुझे लगता है कि अगर अपने साथ हो तो जो स्केलेटन है उसका फोटो लेते जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ गई अगर, तो बता सकें। जी, कैरी करना तो मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ। हाँ अगर एक बुक फॉर्म में अगर वो कैरी कर सकते हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम का हो गया, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट वगैरह के हाँ, पिक्चर्स हो बुक गए। बुक में या तो फोटो हाँ, वगैरह उसका उसका ले जा सकते हाँ हैं। तो वो कैरी कर सकते हैं, अच्छा। बट इंटरव्यू के दौरान उसको खोलना नहीं है, क्योंकि जब अगर वो पढ़ाने के लिए बोले, देन हाँ। हाँ उसको आप शो कर सकते हैं। अच्छा, तो सर अभी आपको नॉर्थ ईस्ट और केरला में क्या डिफरेंस, आप हैं बनारस के, नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं आप और केरला में रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? डिफरेंस तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट और केरला सेम ही है, हम्म। क्योंकि बारिश की अगर बात करें यहाँ भी सेम है, हम्म। गर्मी की बात करें तो सेम है। हम्म। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जो फूड स्टाइल, फूड सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हाँ। तो यहाँ पे प्योर नॉनवेज है, हम्म। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से थोड़ा सा कम है। यही तो मैं यही ये लाना चाह रहा था मैं कि नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वहाँ तो ये खाते हैं लोग, वहाँ पे ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो थोड़ा बहुत इस पे भी आप प्रकाश डालते हुए फिर हम लोग सेशन को एंड करें। कैसा रहा अनुभव आपका, जो स्टीरियोटाइप है नॉर्थ ईस्ट का, उसको तोड़ते हाँ, हुए या फिर अपने अनुभव के साथ? अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, बेसिकली तो जो नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले हम लोग को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट कैसी जगह होगी, क्या होगा, कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे लड़ाई होते हैं, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन हम्म। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला हम्म। कि नॉर्थ ईस्ट जो है हम्म। वो पूरे भारत का एक ऐसा जगह है कि अगर हम्म। हम वहाँ नहीं गए तो हम्म। समझ लीजिए कि हम भारत में है नहीं। क्या वो बात। ऐसी जगह है, हम्म। बहुत अच्छी जगह नॉर्थ ईस्ट। हम्म। वहाँ पे आपको, वहाँ के लोग इतने हम्म। अच्छे हैं, हम्म। इतने सपोर्टिव हैं। खासतौर मैं वहाँ पे 4 साल था तो मैं अपनी बात करूंगा, हम्म। तो इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि हम्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हम्म। आपका साथ जरूर देंगे। हम्म। मीन्स शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट हाँ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी जगह है, इतना ही कहूंगा। कई बार कुछ चीज़ों को शब्दों में नहीं जज्बातों में बयां करते हैं, और जो लोग वहाँ से चले आए हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया है, नॉर्थ ईस्ट ने उनको नहीं छोड़ा है, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है। जी जी जी। तो अगर सर मौका मिला भविष्य में तो हाँ, जरूर एक बार कोशिश करेंगे जाने की।
अच्छा अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हो सकता है कि फिर वहां पे फिर से स्टार्ट किया जाए। अच्छा अच्छा। तो जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं वो बिल्कुल भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार रहें। और सर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। इन्होंने थियोरेटिकल पार्ट से लेकर के मॉर्निंग असेंबली और डिसिप्लिन सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते कुछ दो शब्द उत्साहवर्धन के कह दीजिए, ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे एस्पिरेंट, हमारे दर्शक इस उत्साह के साथ इंटरव्यू में जाएं। बस यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि वो इंटरव्यू में शामिल हो। और उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट जी बोलना चाहता हूँ कि जाएं, बहुत अच्छा करें इंटरव्यू में और पूरी कोशिश करें कि हाँ एक बार केवीएस के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप भारत के भविष्य को बना सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।